नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो भाई स्वागत है आप सभी का। वेलकम एवरीवन ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो भाई माय डियर क्लास 7 स्टूडेंट्स फ्रॉम आईसीएससी, भाई आईसीएससी क्लास 7 के बच्चों, तो भाई यहाँ पर आज इस वीडियो में बहुत मजेदार चीज करने वाले हैं हम एक शॉर्ट में भाई इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे हमारा एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है एनर्जी। भाई हाई एनर्जी में पढ़ाएंगे, पूरी एनर्जी तुम्हें समझ में आ जाएगी। भाई अगर इस चैप्टर की बात करें एनर्जी की, तो देखो यार क्लास 7th में हो तुम लोग, भले ही क्लास 7 के बच्चे हो या क्लास 4th के बच्चे हो या दूसरी कक्षा का कोई बच्चा हो, एनर्जी क्या होती है उस चीज का सेंस सबको होता है। हम सबको पता है कि भाई कहां पर एनर्जी लगेगी, कहां पर ज्यादा एनर्जी लगेगी, कहां पर कम एनर्जी लगेगी, कहां पर किसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, किसके अंदर एनर्जी कम है। इस चीज का जनरल सेंस हमारे पास है। लेकिन अगर यहां पर यह क्वेश्चन आ जाए कि भाई एनर्जी है क्या, तो यहां पर यह एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। राइट, हम अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, लेकिन फैक्ट, अगर हम फैक्ट की बात करें कि एनर्जी एक्चुअली में क्या है भाई, तो हम इस चैप्टर में यही चीज को समझेंगे। तो भाई चलो शुरू करते हैं हमारा बढ़िया सा चैप्टर क्लास 7 फिजिक्स का एनर्जी। तो यहां पर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एनर्जी, उसके यूनिट्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी और उसके यूनिट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ बड़े यूनिट्स होते हैं, कुछ छोटे यूनिट्स होते हैं। एनर्जी के टाइप्स पढ़ेंगे हम, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। राइट, एंड देन एट द एंड हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि भाई एक सिस्टम में एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी भाई। तो चलो हम हमारी जर्नी शुरू करते हैं। बेटा बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज है भाई फोर्स समझना पड़ेगा हमें। क्या समझना पड़ेगा? फोर्स। फोर्स क्या है? सिंपल यहां पर देख के समझ में आ जाएगा, द एक्ट ऑफ पुश और एक्ट ऑफ पुल। अगर हम कहीं पे किसी चीज को पुश कर रहे हैं, जैसे अगर मुझे लिखना है तो मुझे इस पेन को यहां पर इस बोर्ड के ऊपर पुश करना पड़ेगा। राइट, अगर मुझे दरवाजा खोलना है तो मुझे उसको पुल करना पड़ेगा, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? पुल। सो यही दिस एक्ट ऑफ पुश, जहां पर हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, राइट, और एक्ट ऑफ पुल जहां पर हम किसी चीज को खींच रहे हैं, इसको हम कहेंगे फोर्स। इसको हम क्या कहेंगे मेरे भाई? फोर्स। जैसे ये बिल्ला इस दरवाजे को धक्का मार रहा है तो ये हो गया पुश। जैसे यहां पर सेम बिल्ला उस दरवाजे को खींच रहा है, खोलने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो गया एक्ट ऑफ पुल। सो पुल एंड पुश दोनों चीजों को हम बोल सकते हैं फोर्स। राइट, अब यहां पर किसी भी चीज पे फोर्स लगाने से होता क्या है, अब हमें यह समझना है। अगर हम किसी भी चीज पे फोर्स लगाए, अगर हम किसी भी चीज पे फोर्स लगाए तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट, अगर हम उसको पुल कर रहे हैं या तो हम उसको पुश कर रहे हैं। अगर मेरे सामने टेबल पड़ा है, मैं उसको पुल करूंगा तो क्या होगा भाई? टेबल मूव होगा। क्या होगा? टेबल मूव होगा। तो जब भी हम फोर्स लगाएंगे तब ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई? ऑब्जेक्ट होगा मूव। राइट, जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो पॉसिबल है कि भाई ऑब्जेक्ट मूव हो। जैसे यहां पर ये बिल्ला देखो, कब से वो दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा है, वो फोर्स तो लगा रहा है। कुछ कंडीशंस ऐसी भी है भाई, कुछ कंडीशंस ऐसी भी है जहां पर फोर्स तो तुम लगाओगे, लेकिन फोर्स लगाने के बाद भी मूवमेंट नहीं हो रही, फोर्स लगाने के बाद भी नो मूवमेंट, फोर्स लगाने के बाद भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। राइट, तो दो कंडीशन है कि भाई फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, और फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट मोशन शो नहीं कर रहा। तो यहां पर पहली कंडीशन में, ऐसी कंडीशन जहां पर फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, पहली कंडीशन जहां पर फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, वहां पर हम बोलेंगे, उस चीज को बोलेंगे हम वर्क डन। क्या बोलेंगे हम? वर्क डन। सो वर्क डन हम तभी मानेंगे जब फोर्स लगाने से मोशन हो। मतलब यहां पर अगर हम बात करेंगे, फोर्स लगा रहा हूं मैं लेकिन कोई मोशन नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में यहां पर वर्क नहीं हो रहा। हम बोलेंगे, साइंटिफिकली बोलेंगे हम, यहां पर वर्क नहीं हो रहा। तो सबसे पहले फोर्स हमने समझ लिया कि भाई एक्ट ऑफ पुश, हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। फोर्स लगाने से होगा मोशन, और अगर फोर्स लगाने से अगर मोशन हो गया
तो हम उसको बोलेंगे वर्क डन। फिजिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे उसको? वर्क डन हुआ है भाई। और अगर फोर्स लगाने के बाद भी, यहां पर दीवार है भाई, यहां पर दीवार है, मैं उसको कितना भी फोर्स लगा लूं अपने हिसाब से वो नहीं हिलने वाली, तो फोर्स लगाने के बाद भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो उसको बोलेंगे हम नो वर्क हैज बीन डन। तो अब हम समझेंगे, फोर्स समझ लिया, अब हम समझेंगे व्हाट इज वर्क। वर्क क्या है भाई? फिजिक्स की लैंग्वेज में, फिजिक्स की बात करें, मैकेनिक्स में वर्क क्या है, वर्क डन क्या है, उसको समझेंगे। सिंपल वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला नहीं, वही कंसेप्ट है, ठीक है। वर्क डन क्या है? अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया, एक ऑब्जेक्ट पे हमने लगाया फोर्स, ठीक है। द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कर रहा है मूव। उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कर रहा है, कौन सा कलर लिया जाए, यही सही है, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मेरे भाई कर रहा है मूव, राइट। तो फोर्स लगाया, और जैसे मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम वर्क डन। क्या बोलेंगे? वर्क डन। सो वर्क इज डन व्हेन, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड ड्यू टू दैट फोर्स ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो तुम्हें फोर्स लगाना है, तो तुम्हें लगाना है, तो तुम्हें लगाना है भाई ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे तुम्हें लगाना है फोर्स, ऑब्जेक्ट पे तुम्हें लगाना है फोर्स। और अगर फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट मूव होने लगे, फोर्स लगाने से अगर ये ऑब्जेक्ट मूव होने लगे, तो इसको बोलेंगे हम वर्क डन। इसको बोलेंगे हम वर्क डन। जैसे भाई मॉल वगैरह में ये ट्रॉली लेके तुम चलते हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ट्रॉली चल रही है, मतलब यहां पर वर्क डन हो रहा है, यहां पर वर्क डन हो रहा है। दूसरा, वर्क इज नॉट डन। किस कंडीशन में वर्क डन नहीं हो रहा? कि भाई ऐसी कंडीशन जहां पर तुम फोर्स तो लगाओ, जहां पर तुम फोर्स तो लगा रहे हो भाई, फोर्स तो तुम लगा रहे हो, लेकिन फोर्स लगाने के बाद भी देयर इज नो मूवमेंट, राइट, देयर इज नो मूवमेंट। फोर्स लगाने के बाद भी वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा। वर्क इज नॉट डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड बट द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। तुम फोर्स लगा रहे हो लेकिन ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा। क्यों? यहां पर दीवार है और दीवार अंबुजा सीमेंट से बनी हुई है। सो यहां पर फोर्स लगाने के बाद भी अगर ऑब्जेक्ट मूव ना करे, फोर्स तो तुम लगा रहे हो बेटा, एफर्ट लगा रहे हो तुम, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। एफर्ट लगा रहे हो तुम लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो भाई हम बोलेंगे तुमने कुछ काम नहीं किया, तो हम तुम्हें बोलेंगे कि भाई वर्क इज नॉट डन। सो एग्जांपल, ट्राइंग टू पुश अ वॉल, राइट। दीवार को धक्का मारो भाई, दीवार टूट थोड़ी ना जाएगी, दीवार मुंह थोड़ी ना होने लगेगी। समझ में आ रही है बात? सो भाई जो वर्क का है ना, जो वर्क का कंसेप्ट है, जो वर्क का कंसेप्ट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। जितना भी एफर्ट लगा लो, अगर एफर्ट लगाने के बाद रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ मोशन, रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ मोशन, रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ मोशन। सो एफर्ट लगाने के बाद अगर रिजल्ट मिल रहा है तो ही हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है। और अगर एफर्ट जितना भी लगा लो भाई, तुम्हारे में जितना दम है लगा लो, जितना एफर्ट चाहिए तुम लगा लो, लेकिन अगर मोशन नहीं हो रहा, लेकिन अगर मोशन नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे कि भाई वर्क नहीं हुआ। भले ही तुम जितनी मेहनत कर लो, और अगर गलती से मार्क्स एवरेज आ गए, समझ लो एवरेज आ गए, तो तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हारे एफर्ट को, मतलब वो उसको एफर्ट को नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि भाई शर्मा जी के बेटे के तो तुम्हारे से ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? सो वो वाली चीज है। सो यहां पर रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता है जब भी हम वर्क की बात करेंगे। आगे हम देखते हैं अब वर्क, वर्क डन, उसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। क्या है भाई? द वर्क डन बाय अ फोर्स इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। सो यहां पर वर्क डन कब माना जाएगा? वर्क डन क्या है? वर्क डन की डेफिनेशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड फोर्स अप्लाई करने से जो डिस्टेंस मूव हुआ, जैसे यहां पर ये ऑब्जेक्ट था, इस पे मैंने लगाया फोर्स, इस पे मैंने लगाया फोर्स, ये ऑब्जेक्ट था पॉइंट ए पे,
ये ऑब्जेक्ट था पॉइंट ए पे, और फोर्स लगाने के बाद, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के बाद ये आ गया अब पॉइंट बी पे, ये आ गया पॉइंट बी पे। सो फोर्स, व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ जितना तुमने लगाया फोर्स, और फोर्स लगाने से जितना मोशन हुआ, जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। तो यहां पर समझ लो तुम, डिस्टेंस डी ट्रैवल हुआ, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस डी। तो यहां पर वर्क डन इक्वल्स टू, वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, जितना तुमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट ने, दिस इज कॉल्ड एज वर्क डन। और यही है वर्क का फॉर्मूला, यही है वर्क का फॉर्मूला, दैट वर्क इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड multiplied by distance moved in the direction of force, distance moved in the direction of force। तो यहां पर ये थोड़ा गलत जा रहा है, यहां पर ये थोड़ा गलत जा रहा है, ये नहीं दादा, यहां पर फोर्स कैसे लग रहा है मेरे भाई, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस वाली डायरेक्शन में लग रहा है, इस वाली डायरेक्शन में फोर्स है और इसी वाली डायरेक्शन में हो रहा है मोशन, इसी वाली डायरेक्शन में हो रहा है मोशन। सो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू फोर्स लगाने से जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो, राइट। सो ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। उसका यूनिट क्या हो जाएगा, उसका यूनिट होगा जूल। वर्क डन का यूनिट होगा, वर्क का यूनिट होगा जूल, ये उसका यूनिट है। अब 1 joule work, for example if joule is a unit, if joule is a ऐसा unit of work, then अब आगे हम देखेंगे कि भाई what is 1 joule, what is 1 joule। अगर हम बोले कि भाई वर्क कितना हुआ, कि भाई वर्क हुआ 1 जूल, वर्क कितना हुआ भाई, वर्क हुआ 1 जूल। कब बोलेंगे, जब तुमने फोर्स लगाया है 1 न्यूटन, जब तुमने ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट पे तुमने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया भाई, इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया, 1 न्यूटन। इस ऑब्जेक्ट पे तुमने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट ने मूव किया, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 न्यूटन फोर्स लगाने से अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है, 1 न्यूटन फोर्स लगाने से अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो यहां पर कितना वर्क डन माना जाएगा, यहां पर वर्क डन माना जाएगा 1 जूल। तो भाई 1 न्यूटन फोर्स लगाने की वजह से जब ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जब ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो इसको कहेंगे हम 1 जूल। कितना वर्क डन हुआ, 1 जूल। बड़ी सिंपल चीज है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। 1 जूल इज द वर्क डन व्हेन, 1 जूल कब माना जाएगा, कितना वर्क डन 1 जूल माना जाएगा, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अगर 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करवा पा रहा है, तो मतलब कितना वर्क हुआ भाई, 1 जूल, राइट। अब हम यहां पर वर्क का कंसेप्ट यहां पर क्लियर हुआ। अब वर्क और एनर्जी भाई दोनों चीजें रिलेटेड है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है, स्टेप बाय स्टेप हमें उन चीजों को समझना है। अब यहां पर हम समझेंगे वर्क और एनर्जी का रिलेशन, यहां पर हम समझेंगे वर्क और एनर्जी का रिलेशन, यहां पर हम समझेंगे वर्क और एनर्जी का रिलेशन। उसके पहले हम एनर्जी देख लेते हैं, हम एनर्जी देख लेते हैं कि एनर्जी है क्या। एनर्जी देखने के लिए, एनर्जी समझने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा, समझो तुम लोग। जैसे भाई कोई बंदा है, समझ लो कि यह है रमेश, तो रमेश भाई गाड़ी लेके जा रहे हैं कहीं पे, तो बीच रास्ते में रमेश भाई की गाड़ी खराब हो गई, बीच रास्ते में रमेश भाई की गाड़ी खराब हो गई। तो अब रमेश भाई को अपनी गाड़ी को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मूव करना है। रमेश भाई को है कि भाई मैं गाड़ी थोड़ा आगे थोड़ा वो कर लूं, तो गाड़ी को मूव करवाना है रमेश भाई को। तो अब रमेश भाई को क्या करना पड़ेगा, रमेश भाई को लगाना पड़ेगा फोर्स, रमेश भाई को लगाना पड़ेगा क्या, फोर्स। फोर्स लगाने, और फोर्स क्यों लगा रहे हैं वो रमेश भाई, फोर्स इसलिए लगा रहे हैं ताकि यहां पर कार थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करे। यहां पर फोर्स रमेश भाई इसलिए लगा रहा है ताकि ये कार थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करे, राइट। रमेश भाई फोर्स लगा रहे गाड़ी को ताकि गाड़ी थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करे। मतलब जब फोर्स लगाने से कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, वर्क। क्या बोलेंगे हम उसको, वर्क। तो भाई रमेश भाई फोर्स क्यों लगा रहे हैं, वर्क करवाने के लिए।
रमेश भाई फोर्स क्यों लगवा रहे हैं? वर्क करवाने के लिए। वो फोर्स इसलिए लगा रहे हैं ताकि गाड़ी थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करे, मतलब गाड़ी वर्क करे। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अब यहां पर गाड़ी को वर्क करवाने के लिए, गाड़ी में से वर्क करवाने के लिए, राइट, गाड़ी को मूव करने के लिए, फोर्स लगा के मूव करने के लिए रमेश भाई के अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए ना भाई। क्या रमेश भाई के अंदर उतनी कैपेसिटी है कि वो फोर्स लगा के गाड़ी को डिस्टेंस ट्रैवल करवा सके, वो फोर्स लगा के गाड़ी से वर्क डन करवा सके? सिंपल समझो। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 3 घंटे जिम करके आया, समझो, एक बंदा 3 घंटे जिम करके आया, क्या उसके पास उतनी कैपेसिटी होगी, क्या उसके पास उतना जोर बचा होगा, क्या उसके पास उतनी क्षमता बची होगी कि वो इस कार को पुश कर सके, तो ये जो कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी टू डू वर्क करने के लिए क्या मेरे पास क्षमता है? यहां पर गाड़ी से मुझे काम करवाना है, गाड़ी को फोर्स लगा के उससे थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करवाना है, फोर्स लगा के डिस्टेंस ट्रैवल करवाना मतलब वर्क डन करवाना, राइट। सो क्या गाड़ी से वर्क डन करवाने के लिए क्या मेरे पास एनर्जी है, क्या मेरे पास वो कैपेसिटी है कि मैं गाड़ी को धक्का मार के उसको वर्क डन करवा सकूं? राइट। सो उसी कैपेसिटी को हम बोलेंगे एनर्जी। इसलिए एनर्जी की बड़ी सिंपल डेफिनेशन है दैट एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, यहां पर रमेश भाई को गाड़ी से काम करवाना है, गाड़ी के ऊपर वर्क डन करना है, तो क्या वो वर्क करने के लिए रमेश भाई के अंदर कितनी कैपेसिटी है या नहीं? समझ में आ रही है बात? जैसे मैंने बोला कि भाई कोई बंदा 3 घंटे जिम करके आया, क्या उसके पास उतनी कैपेसिटी होगी कि वो अकेला एक गाड़ी को मतलब वर्क डन करवा सके? उसकी कैपेसिटी कम है, मतलब उसकी एनर्जी कम है। क्या एक छोटे बच्चे के पास उतनी कैपेसिटी है कि वो इस गाड़ी से वर्क डन करवा सके? उस छोटे बच्चे के पास भी कैपेसिटी नहीं है, मतलब उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है यहां पर वर्क डन करवाने के लिए। समझ में आ रही है बात? सो वर्क डन करवाने की क्या हमारी औकात है? एकदम स्लैंग लैंग्वेज में बोलूं तो, राइट, हमारे पास क्या उतनी कैपेसिटी है? वही कैपेसिटी, अगर हमारे पास वर्क डन करवाने की कैपेसिटी है तो हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास एनर्जी है। सिंपल। अगर किसी के पास वर्क डन करवाने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी है तो हम बोलेंगे कि भाई उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। अगर किसी के पास वर्क डन करवाने के लिए कैपेसिटी कम है तो उसमें हम बोलेंगे कि भाई उसकी एनर्जी कम है। यहां पर वही है कि भाई एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, और इसका यूनिट भी हो जाएगा जूल। यहां पर फॉर एग्जांपल अगर हमें 1 जूल वर्क करवाना है, 1 जूल का, तो हमारे पास एनर्जी भी होनी चाहिए 1 जूल। तो हमारे पास एनर्जी भी होनी चाहिए 1 जूल। ध्यान से समझना, अगर हमें वर्क डन करवाना है 1 जूल तो हमारे पास एनर्जी भी होनी चाहिए 1 जूल। इसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास 1 जूल एनर्जी है तो 1 जूल एनर्जी के मदद से मैं कितना वर्क कर सकता हूं? 1 जूल एनर्जी अगर मेरे पास है तो मैं सिर्फ 1 जूल वर्क ही कर पाऊंगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। क्या मेरे पास वर्क करवाने के लिए मतलब फोर्स लगा के मोशन करवाने के लिए, क्या मेरे पास फोर्स लगा के मोशन करवाने के लिए, या तो क्या मेरे पास वर्क डन करवाने की कैपेसिटी है? और इसी वर्क डन करवाने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं एनर्जी, जिसका ऐसा यूनिट है मेरे भाई जूल, अब हम समझेंगे वर्क और एनर्जी का रिलेशन इन अ बेटर वे। हाउ आर वर्क एंड एनर्जी रिलेटेड? अब वर्क और एनर्जी रिलेटेड कैसे है? फॉर एग्जाम्पल तुम समझो, यहां पर मैं तुम्हें देता हूं एक एग्जाम्पल। जैसे यहां पर एक कार है, समझो कि भाई यहां पर एक कार है, ठीक है भाई, यहां पर है एक कार, यहां पर बढ़िया एक कार है, यहां पर एक कार है, रमेश भाई उसको पुश कर रहे हैं,
हमने देखा ना भाई, रमेश भाई को उसको करना है पुश। समझो कि यहां से कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को इस कार को करना है पुश, वो चाहता है इस कार को पुश करना, ठीक है, यहां पर इस कार को पुश करना। अब यहां पर अब ध्यान से समझना, जिस ऑब्जेक्ट पे, अब यहां पर फोर्स किस पे लग रहा है, फोर्स लग रहा है कार पे। फोर्स किस पे लग रहा है, फोर्स लग रहा है, मैं नीचे FC लिख रहा हूं, मतलब यहां पर फोर्स लग रहा है कार पे। समझ में आ रही है बात? यहां पर और वी कैन से कि यहां पर वर्क डन किस पे किया जा रहा है, कार पे। यहां पर ध्यान से समझना, व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, यहां पर रमेश भाई किस पे वर्क डन कर रहे हैं, यहां पर रमेश भाई कार के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं। व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, जैसे यहां पर वर्क इज डन ऑन अ कार, व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी, इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज होगी, इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज होगी। जिस ऑब्जेक्ट पे हम वर्क डन करेंगे उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज होगी, और उसी एनर्जी को यूज करके ये कार मूव करेगी, उसी एनर्जी को यूज करके ये कार मूव करेगी। तो सबसे पहली चीज, जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन होता है, जैसे इस कार पे वर्क डन हो रहा है, कार की एनर्जी बढ़ेगी, कार की एनर्जी बढ़ेगी, और उसी एनर्जी को यूज करके कार मूव करेगी। यहां पर व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, द वर्क डन गेट्स स्टोर्ड एज एनर्जी। जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हम वर्क कर रहे हैं, वो इस ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो इस ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम वर्क डन कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और उस ऑब्जेक्ट को मिल रही है एनर्जी। हम वर्क ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट को मिल रही है एनर्जी। जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क करेंगे हम, उस ऑब्जेक्ट को मिलेगी एनर्जी। समझ में आ रही है बात? और जो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट वर्क डन कर रहा है, जैसे यहां पर वर्क डन कौन कर रहा है, रमेश भाई वर्क डन कर रहे हैं यहां पर, तो जो बंदा, जो ऑब्जेक्ट वर्क डन कर रहा है, उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी एनर्जी कम होगी। भाई नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज देखो, एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस व्हेन वर्क इज डन बाय अ बॉडी। जो ऑब्जेक्ट, व्हेन वर्क इज डन बाय अ बॉडी, इन दिस केस यू कैन सी द वर्क इज डन बाय दिस बॉडी। इफ दिस बॉडी इज डूइंग वर्क ऑन द कार, work is done by this body, work is done by this body, energy of this body will decrease, energy of this body will decrease, whatever energy is present in this body, रमेश भाई के अंदर जितनी एनर्जी है वो किसमें खर्च हो रही है, वर्क डन करने में। जो ऑब्जेक्ट वर्क डन करवा रहा है, जो ऑब्जेक्ट वर्क डन करवा रहा है, अगर मैं कार को धक्का मार रहा हूं तो मतलब मैं वर्क डन करवा रहा हूं, तो जो ऑब्जेक्ट वर्क डन करवा रहा है उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी एनर्जी कम होगी, राइट। स्टोर्ड एनर्जी इज यूज्ड टू डू वर्क। मेरे अंदर जो एनर्जी थी वो मैंने वर्क करने में खर्च की। अगर मैं वर्क कर रहा हूं, जो ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी कम होगी यहां पर। चलो भाई हम आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। यहां पर एनर्जी का कंसेप्ट हमने समझ लिया। एनर्जी का यूनिट भी है जूल, एनर्जी का यूनिट भी है जूल। यहां पर अगर बिगर यूनिट चाहिए, एनर्जी का कोई बड़ा यूनिट चाहिए, हम ले सकते हैं 1 किलो जूल। 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल इक्वल्स टू 1 किलो जूल। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के दूसरे यूनिट्स, सेम यूनिट है जूल लेकिन उसका मल्टीपल है, राइट। 1000 जूल एनर्जी है तो हम उसको बोल सकते हैं 1 किलो जूल। दूसरा नेक्स्ट, यहां पर 1 कैलोरी, कैलोरी तुम लोगों ने बहुत सुना होगा, राइट। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18, अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 4.2 जूल्स, राइट। 1 कैलोरी it equals to 4.2 joules, right? 1 calorie equals to 4.2 joules and 1 joule equals to 0.239 calories। तुम लोगों ने सुना होगा ना कि भाई फूड के अंदर इतनी कैलोरीज है, फूड के अंदर इतनी कैलोरीज है। तो कैलोरीज क्या है, वो क्या बताता है? पैकेट्स पे लिखा होता है ना कि इसके अंदर इतनी कैलोरीज है। उसका मतलब है कि अगर तुम ये फूड कंज्यूम करोगे तो तुम्हें इतने कैलोरीज एनर्जी मिलेगी, इतने कैलोरीज तुम्हें एनर्जी मिलेगी। बहुत सारे को लोगों को लगता है कि भाई कैलोरी कोई गंदी चीज होती है जो फूड के अंदर होती है, जैसे फैट वगैरह हो गया। नहीं भाई, कैलोरी क्या बताता है?
अगर हम बोलते हैं कि भाई किसी चीज के अंदर इतनी कैलोरीज है, मतलब उसका मतलब यह है कि भाई वो फूड खाने के बाद हमें उतनी एनर्जी मिल सकती है, हमें उतनी एनर्जी मिल सकती है। तो भाई कैलोरी का असली मतलब ये है, समझ में आ रही है बात? तो चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हम देखते हैं। यहां पर सबसे पहले देखेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी, फिर उसके बाद हम हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एटॉमिक एनर्जी। बहुत सारे फॉर्म्स देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे मैकेनिकल एनर्जी से, और यहां पर ये सारे फॉर्म्स डिस्कस करने के बाद मैकेनिकल एनर्जी को भी हमें डिटेल में पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, या तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। बहुत सिंपल चीज है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे यहां पर ये पेन अभी रेस्ट पे है, इसके अंदर कुछ एनर्जीज होगी, राइट? जब ये पेन मूव करेगा, जब ये पेन मूव करेगा, उस टाइम पे भी इस पेन के पास कुछ एनर्जी होगी। सो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस टाइम पे ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। उस एनर्जी को हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी, राइट? सो यहां पर एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। तो यहां पर दो टाइप की एनर्जी हमें पढ़नी है, एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उस टाइम पे ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। और ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, और ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है और मोशन के टाइम पे ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है उसको बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। सो रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मोशन के टाइम पे ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है वो हो गई काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो यहां पर अगर इस स्टेट में, राइट, एक हाइट पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, एक हाइट पे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। सो इस हाइट पे ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये अंदरूनी शक्तियां हैं, ये अंदरूनी शक्तियां हैं, एनर्जी स्टोर होगी इस ऑब्जेक्ट में, उसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करेगा और मूवमेंट के टाइम पे, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस टाइम पे ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है उसको बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों एनर्जीज को बहुत डिटेल में देखेंगे हम आगे बढ़ के। चलो आगे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी बड़ी सिंपल चीज है, उसको भी बहुत डीप में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ बेसिक समझने हैं। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फ्यूल्स आर बर्न्ड। फ्यूल्स को बर्न करने से, फ्यूल्स को जलाने से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम सिंपली कहते हैं हीट एनर्जी। उसको हम सिंपली कहते हैं हीट एनर्जी। जैसे कोल, वुड, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये सारे फ्यूल्स हो गए। इनको बर्न करने से जो एनर्जी मिलेगी उसको हम कहेंगे हीट एनर्जी, राइट? अब हीट एनर्जी की बात करें सो यहां पर फॉर एग्जांपल एक बहुत बढ़िया चीज हुई थी कि भाई एक बंदा एक कैटल में कर रहा था वाटर को बॉईल। एक बंदा एक कैटल में कर रहा था वाटर को बॉईल, ठीक है? वाटर को बॉईल कर रहा है मतलब वो वाटर को हीट दे रहा है, यहां पर उस कंटेनर के ऊपर, कैटल के ऊपर लगा हुआ था ढक्कन। अब यहां पर हीट की वजह से वाटर बॉईल हुआ, उससे क्या फॉर्म हुई? उससे फॉर्म हुई स्टीम। और स्टीम के पास भी जो एनर्जी है, उस स्टीम की एनर्जी की वजह से ये जो उसका ढक्कन है वो ऊपर नीचे होने लगा, राइट? ये उसका जो ढक्कन है वो ऊपर नीचे होने लगा। मतलब यहां पर वाटर को हमने हीट दी, वही हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई स्टीम में, राइट? और जो स्टीम की एनर्जी है, उस स्टीम की एनर्जी से मोशन हो रहा है, यहां पर स्टीम की एनर्जी से मोशन हो रहा है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। सो यहां पर स्टीम इंजन में क्या होता है? हीट एनर्जी की वजह से स्टीम प्रोड्यूस होती है और स्टीम की एनर्जी की हेल्प की वजह से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यही इसी वजह से
प्रोड्यूस हुआ, इसी इसी मतलब प्रोसेस से हमें क्या मिला, यही से इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का। किसका इन्वेंशन हुआ? स्टीम इंजन का। जैसे यहां पर जेम्स वॉट ने इसी चीज को यूज करके बनाया स्टीम इंजन, राइट। हीट एनर्जी से स्टीम फॉर्म हुआ और स्टीम की एनर्जी की वजह से हमें क्या मिला भाई? मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हुई। हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, किसकी मदद से? स्टीम इंजन की मदद से। नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या है? द एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। एक ऐसी एनर्जी जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करे, राइट। अभी मुझे सब दिख रहा है, व्हाई? बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट इज दैट अ काइंड ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस, जो हमें एबिलिटी प्रोवाइड करे चीजों को देखने की, राइट। सो वो हो गई लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन करवानी चाहिए। वर्क डन मतलब उससे कुछ मोशन होना चाहिए। उससे क्या होना चाहिए? कुछ मोशन। क्या लाइट से कुछ मोशन होता है? अगर किसी चीज में एनर्जी है तो वो वर्क करवाएगा। वर्क करवाना मतलब किसी ना किसी चीज का मोशन होगा यहां पर। क्या लाइट की वजह से किसी चीज का मोशन होता है? यस भाई। लाइट की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, राइट। जैसे वो सोलर पैनल्स वगैरह होती है, राइट। तो जब लाइट उस पर पड़ती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं और उसी इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से हमें मिलता है इलेक्ट्रिक करंट, राइट। सो यहां पर लाइट एनर्जी क्या है ये हमने समझ लिया। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और लाइट के बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो वहां पर शेडो भी बनता है। और यहां पर स्ट्रॉन्ग लाइट कैन मूव इलेक्ट्रॉन्स। लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में मोशन हो सकता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है यहां पर। सो ये हमने देखा लाइट एनर्जी के बारे में। जैसे प्लांट्स की अगर बात करें, प्लांट्स में लाइट एनर्जी की वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से यहां पर ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। फोटोसिंथेसिस की वजह से ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। सो प्लांट्स में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम केमिकल एनर्जी। व्हाट इज केमिकल एनर्जी? द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन fuels, the energy which is stored in fuels or some chemical substances। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस में और फ्यूल्स में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, राइट। केमिकल्स में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम कहेंगे केमिकल एनर्जी, उसको हम कहेंगे केमिकल एनर्जी। या तो हम बोल सकते हैं कि कुछ केमिकल प्रोसेसेस की वजह से अगर हमें कोई एनर्जी मिल रही है तो हम बोलेंगे उसको केमिकल एनर्जी, राइट। सो एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एंड फूड। तो जो एनर्जी इन केमिकल्स में स्टोर्ड है उसको हम कहेंगे केमिकल एनर्जी। जैसे अगर हम बात करें फूड, फूड में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट। उसमें एक केमिकल ले लो तुम, ग्लूकोज। यही ग्लूकोज ये भी एक टाइप का केमिकल है, राइट, केमिस्ट्री वाला केमिकल। यही ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब हमें मिलेगी एनर्जी। सो यही एनर्जी जो इस केमिकल के अंदर थी, यही एनर्जी जो इस केमिकल्स के अंदर थी, वो कुछ प्रोसेसेस से रिलीज हुई और हमें मिली एनर्जी। और हम इस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या हीट एनर्जी में हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट करेगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ केमिकल एनर्जी। सो जैसे केमिकल एनर्जी, इट हेल्प्स टू मूव व्हीकल्स, पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, डीजल जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। रन्स मशीन भी हम मशीन्स को चलाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए भी भाई केमिकल एनर्जी लगेगी। समझ में आ रही है बात? तो जैसे केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फूड चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। जो फूड हम खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें देता है एनर्जी। हमें देता है क्या? हमें देता है एनर्जी। क्या देता है हमें? एनर्जी। यही एनर्जी जो हमारी बॉडी को इस केमिकल्स की मदद से मिली है, यही केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और हमारी बॉडी हीट भी प्रोड्यूस करेगी इसी एनर्जी को यूज करके। सो ये कंसेप्ट हो गया केमिकल एनर्जी का। अब हम समझेंगे साउंड एनर्जी। साउंड क्या है भाई? जब कोई भी चीज वाइब्रेट करेगी, जैसे मच्छर के जो पंख होते हैं, राइट, उसके जो विंग्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? वो भी वाइब्रेट करते हैं।
और वाइब्रेट करते करते जैसे कान के आसपास से जाते हैं तो हमें आवाज आती है ना ऐसी, आती है ना आवाज, राइट। जब मच्छर ऐसे जाता है तो वो आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि उसके जो विंग्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट। सो साउंड एनर्जी क्या है? ऐसी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से, ऐसी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। सो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, यहां पर ये ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो उसके आसपास की एयर में वो वाइब्रेशंस पास होंगे, वो वाइब्रेशंस पास होंगे उसके आसपास की एयर में। वही वाइब्रेशंस पहुंचेंगे हमारे ईयर ड्रम तक, यही वाइब्रेशंस पहुंचेंगे हमारे ईयर ड्रम तक, और ईयर ड्रम भी होने लगेगा वाइब्रेट, और ईयर ड्रम भी होने लगेगा वाइब्रेट। तभी जाके हमें सारी चीजें सुनाई देती है, तभी जाके हमें ये सारी चीजें सुनाई देती है। किसकी वजह से? वाइब्रेशंस की वजह से। सो द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज साउंड एनर्जी। एंड वाइब्रेशंस मेक द सराउंडिंग एयर वाइब्रेट। कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो उसके सराउंडिंग की एयर भी वाइब्रेट करेगी, एंड वाइब्रेशन रीच अवर ईयर एंड वाइब्रेट द ईयर ड्रम। यही वाइब्रेशन हमारे कान तक पहुंचेंगे, हमारे कान के पर्दे ईयर ड्रम्स को वाइब्रेट करेंगे और हमें सारी चीजें सुनाई देगी। तो भाई ह्यूमन बीइंग की, अगर हम ह्यूमन बीइंग की ऑडिबल रेंज की बात करें, ऑडिबल रेंज मतलब कितने वाइब्रेशंस, ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज मतलब किस टाइप के वाइब्रेशंस, किस टाइप के वाइब्रेशंस, कितने फास्ट वाइब्रेशंस या कितने स्लो वाइब्रेशंस ह्यूमन बीइंग सुन सकता है, ह्यूमन बीइंग सुन सकता है। देखो आसपास बहुत सारी चीजें वाइब्रेट करती है, लेकिन हर एक टाइप का वाइब्रेशन हमें सुनाई नहीं देता। तो कैसे वाइब्रेशन हमें यहां पर सुनाई देंगे? अगर वाइब्रेशंस हो रहे 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, अगर एक सेकेंड में 20 वाइब्रेशंस हो रहे, राइट, सो 20,000 वाइब्रेशन, राइट, 20 से लेकर 20,000 वाइब्रेशन विद इन 1 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड, 20 से लेकर 20,000 वाइब्रेशंस विद इन सेकेंड, 20,000 वाइब्रेशन विद इन सेकेंड, इसके बीच की कोई भी वैल्यू हो तो वो वाइब्रेशन हमें सुनाई देगा, तो वो वाइब्रेशन हमें सुनाई देगा, राइट। तो ये है ह्यूमन की ऑडिबल रेंज। फॉर एग्जांपल, अगर 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड है तो क्या वो हमें सुनाई देगा? यस, वो 20 और 20,000 वाइब्रेशंस के बीच में फॉल कर रहा है। अगर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 से कम वाइब्रेशंस हो रहा है एक सेकेंड में, तो वो हमें सुनाई नहीं देंगे, और 20,000 से ज्यादा वाइब्रेशंस हो रहे हैं एक सेकेंड में, तो वो भी हमें सुनाई नहीं देंगे। सो यहां पर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, मैग्नेटिक एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे भाई? मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी मतलब, अगर देखो मैग्नेट का सीन तुम्हें पता है, मैग्नेट क्या करता है? आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब मैग्नेट एक ऐसा फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। सो मैग्नेटिक एनर्जी क्या है? मैग्नेटिक एनर्जी अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल, एक ऐसी एनर्जी जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करे। किसमें काम आती है? यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स मैग्नेट के बिना काम नहीं कर सकती भाई, मैग्नेट होगा तभी इलेक्ट्रिक मोटर्स काम करेगी। स्पीकर वगैरह में काम आता है मैग्नेट्स, राइट। क्रेन्स वगैरह में, मैग्नेटिक क्रेन्स, जैसे यहां पर ये आयरन ऑब्जेक्ट्स वगैरह उठाने के लिए यहां पर जो मैग्नेट्स यूज करते हैं, मैग्नेटिक क्रेन्स वगैरह हो गई, राइट। कंपास वगैरह हो गया डायरेक्शन वगैरह देखने के लिए। सो ये हो गया मैग्नेटिक एनर्जी का कंसेप्ट। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे मैग्नेट होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी से काम करे, जब तक तुम उसमें इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दोगे, ऐसे मैग्नेट जिसमें जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दोगे तो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। सो मतलब ये एक टेम्पररी मैग्नेट है। कैसा मैग्नेट? टेम्पररी मैग्नेट। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। वर्क्स ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तब तक ही वो काम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस सब तब तक मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लेता हूं भाई। चलो भाई,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसी एनर्जी जो किसी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा पाए। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा पाए। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा पाए? इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा पाए, तभी जाके प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक करंट। सो एक ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करवा पाए, ऐसी एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। कहां से मिलेगी? हमें सेल से मिलेगी, बैटरी से मिलेगी, जनरेटर से मिलेगी। कहां यूज करेंगे हम उसका? होम अप्लायंसेस में यूज करेंगे, इंडस्ट्री, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस, हर जगह। यार इलेक्ट्रिसिटी का यूज तो तुम सबको पता ही है यार, सिंपल चीज है, राइट? सो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ बल्ब। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है हीटर वगैरह में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है कहां? स्पीकर वगैरह में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है कहां पर? फैन में। समझ में आ रही है बात? सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट है सबसे धमाकेदार एनर्जी, दैट इज एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है एटॉमिक एनर्जी? एनर्जी रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में से अगर हमें एनर्जी मिल रही है तो उसको कहेंगे हम एटॉमिक एनर्जी। सो एटॉमिक एनर्जी मतलब एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, एटम के अंदर बीच में एक न्यूक्लियस है। अगर ये एटम है तो एटम के अंदर बीच में ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस को मैं रेड कलर का कर देता हूं कि एटम के अंदर बीच में है एक न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस से हमें एनर्जी मिलेगी तब हम बोलेंगे उसको न्यूक्लियर एनर्जी या तो एटॉमिक एनर्जी। कैसे मिलेगी? जैसे अगर एक न्यूक्लियस है, अगर एक न्यूक्लियस टूट के दो छोटे छोटे और न्यूक्लियस बन जाए तो इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियर फ्यूजन। कि भाई एक न्यूक्लियस टूट के दो नए न्यूक्लियस बन गए। सो यहां से भी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। दूसरा, अगर दो न्यूक्लियस को जोड़ दिया जाए, दो न्यूक्लियस को जोड़ के एक तीसरा बड़ा न्यूक्लियस बना जाए तो उसको भी बोलते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, जुड़ के एक और न्यूक्लियस बना रहे हैं, राइट? सो यहां पर उसको बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, और न्यूक्लियर फ्यूजन से भी हमें बहुत ज्यादा मिलेगी एनर्जी। तो ये जो हमें न्यूक्लियस से, ये जो हमें एटम से एनर्जी मिल रही है, कहां पर यूज कर सकते हैं? सबसे ज्यादा ये एनर्जी यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, राइट? किसको? न्यूक्लियर एनर्जी को या तो एटॉमिक एनर्जी को। स्पेस मिशंस में यूज कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में यूज कर सकते हैं, और सबसे वर्स्ट चीज कहां पर? न्यूक्लियर वेपन्स। कहां पर यूज कर सकते हैं? न्यूक्लियर वेपन्स। पता है ये जो साइंस है ना, ये साइंस समझदार लोगों का सब्जेक्ट है। समझदार मतलब इंटेलिजेंस। कौन सी इंटेलिजेंस? जिसको पता हो कि भाई साइंस के कंसेप्ट हमें कहां यूज करने चाहिए, साइंस के कंसेप्ट कहां यूज करने चाहिए। साइंस के कंसेप्ट देखो, एक ही एनर्जी हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प कर रही है, तो वही एनर्जी न्यूक्लियर वेपन, राइट? न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, राइट? सो वो एनर्जी चीजों को डिस्ट्रॉय करने में भी काम कर सकती है। तो हमें समझना है कि जो साइंस के कंसेप्ट हमें पता है वो हमें कहां यूज करना है। भाई अगर कोई चाकू है, राइट, एक नाइफ है, तो उसको हम सब्जियां काटने के लिए भी बढ़िया यूज कर सकते हैं। और अगर वो नाइफ क्रिमिनल के हाथ में आ गया तो वो उसको अलग तरीके से यूज करेगा। गलती किसकी है? गलती नाइफ की नहीं है, गलती साइंस की नहीं है, गलती इंसान की है। गलती उस समझ की है कि हमें वो कंसेप्ट कहां यूज करना है। तो भाई साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ वाइज पीपल, समझदार लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम बढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी की तरफ। यह टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन सा? मैकेनिकल एनर्जी। चलो भाई, मैकेनिकल एनर्जी है क्या? एनर्जी पॉसेस ड्यू टू रेस्ट, ड्यू टू पोजिशन ऑफ अ बॉडी,
और व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है, उस टाइम पे ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी, उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और ये मेरे माथे पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो अभी ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसी है? ये एक हाइट पे है, ये ऑब्जेक्ट अभी एक हाइट पे है, राइट? ऑब्जेक्ट एक हाइट पे है और उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर्ड है। ऑब्जेक्ट एक हाइट पे है, वो रेस्ट पे है, तो इस टाइम पे जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, राइट, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, तब उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। अब यही ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिरेगा, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तब ये मोशन कर रहा है, तब ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। तब जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा और ऑब्जेक्ट के मोशन के टाइम पे जब ऑब्जेक्ट जो एनर्जी ऑब्जेक्ट में होगी वो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी मेरे भाई? वो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो यही एनर्जीज को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी, क्या हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एंड काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, राइट? इसी को कहेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस टाइम पे जो उस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी है उसको हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी, जिसके दो टाइप्स है। एक टाइप है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा टाइप है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा टाइप है काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। मतलब एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है? अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। पोजीशन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो यहां पर, राइट? सो फॉर एग्जांपल यहां पर समझो, यहां पर ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। समझो कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है, समझो कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है? अब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एनर्जी लगाई, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एनर्जी लगाई और मैं इस ऑब्जेक्ट को ले गया इस हाइट पे और इस ऑब्जेक्ट को मैंने हाइट पे रख दिया। तो अब ध्यान से समझना, अब ऑब्जेक्ट को हाइट पे रखने के लिए भी मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को जब मैं हाइट पे ले गया, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने जितनी एनर्जी लगाई वो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड रहेगी, वो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड रहेगी, राइट? भले ही ये ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट यहां पर है, सो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगा, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी, ताकि मैं ग्रेविटी को बीट कर पाऊं और मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाऊं। सो यहां पर समझो कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैं एनर्जी लगा रहा हूं, वर्क डन कर रहा हूं, और वो वर्क डन करके ये ऑब्जेक्ट को मैंने हाइट पे रखा, इस ऑब्जेक्ट को मैंने हाइट पे रखा, ठीक है? तो अभी इस ऑब्जेक्ट को ऊपर पहुंचाने के लिए मैंने जितनी भी एनर्जी लगाई है, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लगाने के लिए, ऊपर भेजने के लिए मैंने जितनी भी एनर्जी लगाई है, उतनी एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड है, उतनी एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड है। और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रेस्ट पे है? ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, राइट? सो इसी एनर्जी को बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सो इसी एनर्जी को बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे भाई हम? पोटेंशियल एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और अगर रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है और उस टाइम पे जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर छुपी पड़ी है एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर्ड है, राइट, वो दिख नहीं रही लेकिन अंदर स्टोर्ड है, अंदरूनी शक्तियां,
समझ में आ रही है बात? तो इसी एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी। एक सिंपल चीज है, समझो, एक सिंपल चीज है। काइनेटिक एनर्जी समझना सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी समझना बहुत सिंपल है। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मोशन के टाइम पे जब एनर्जी है उसके पास, उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। समझो कि भाई एक कुत्ता है, शांति से बैठा है, शांत कुत्ता है। तुम गए, तुमने कुत्ते को एक पत्थर मारा, कुत्ते को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन कुत्ते को लगा कि चलो इसको जाने देता हूं। फिर तुमने कुत्ते को दूसरा पत्थर मारा, कुत्ते को और गुस्सा आया, लेकिन कुत्ते को लगा कि चलो जाने देता हूं मैं। तुमने कुत्ते को तीसरा पत्थर मारा, कुत्ते को गुस्सा आया और गुस्सा आया, लेकिन कुत्ते को लगा जाने देता हूं मैं। तुमने कुत्ते को चौथा पत्थर मारा, अब कुत्ते का गुस्सा और बढ़ गया भाई, बहुत बढ़ गया। कुत्ते ने सोचा अब मैं जाने देता हूं, अगर अगली बार आया ये तो मैं देख लूंगा। मतलब कुत्ता अभी बैठा हुआ है, कुत्ता रेस्ट पे है, लेकिन उसके अंदर वो जो गुस्सा भरा पड़ा है, राइट, वो जो एनर्जी भरी पड़ी है। समझो उसने पांचवा पत्थर मारा और वो कुत्ता उसको काटने के लिए भागने लगा, राइट। तो जब तक कुत्ता रेस्ट पे था, जब तक कुत्ता रेस्ट पे था, तब तक उसके अंदर जो एनर्जी थी, तब तक उसके अंदर जो एनर्जी थी वो थी पोटेंशियल एनर्जी, वो थी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, तब उसकी पोजीशन को कंसीडर करके उसके अंदर जो एनर्जी छुपी पड़ी है, उसके अंदर जो एनर्जी छुपी पड़ी है, उसी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि भाई एक बच्चा है, खुद से पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर पढ़ना शुरू कर देगा, पढ़ना शुरू कर देगा तो टॉप मार देगा, राइट। तो हम क्या कहेंगे भाई भाई तो हम क्या कहेंगे कि भाई उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर वो शक्तियां छुपी हुई है, राइट। सो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है और रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी छुपी पड़ी है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल, potential energy is equal to the energy spent in bringing the object to that position। ये पॉइंट मैंने यहां पर समझा दिया। समझो कि ये जो बॉल है ये यहां पर था, ये बॉल यहां पर था, तुमने एनर्जी लगाई, तुमने वर्क डन किया और इस बॉल को तुम ले आए यहां पर, इस बॉल को तुम ले आए यहां पर, ठीक है। यहां से यहां तक बॉल को लाने में जितनी एनर्जी लगी, यहां से यहां तक बॉल को लाने में जितनी एनर्जी लगी, यही एनर्जी इस बॉल में स्टोर हो जाएगी, यही एनर्जी इस बॉल में स्टोर हो जाएगी जब ये बॉल रेस्ट पे है, जबकि ये बॉल रेस्ट पे है। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को लाने के लिए तुम्हें जितनी एनर्जी लगी ना, वही एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में स्टोर रहेगी, यही एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में स्टोर रहेगी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो यही स्टोर्ड एनर्जी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे मेरे भाई? पोटेंशियल एनर्जी। अब तक पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जांपल क्या है? जैसे हथौड़ा, ठीक है, हथौड़े से तुम्हें कील ठोकनी है तो सबसे पहले तुम हथौड़े को ऊपर ले जाओगे ताकि हथौड़े के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, हथौड़े के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, राइट। यही पोटेंशियल एनर्जी तुम ऐसे जब नीचे करोगे तब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। वो जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जैसे इतना ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम है, और ऊपर ले जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और ऊपर ले जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जितना ऊपर ले जाओगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और उतनी ही ज्यादा तुम्हें आउटकम मिलेगा। समझ में आ रही है बात? स्टोन लिफ्टेड अबाउ द ग्राउंड, नीचे से तुमने पत्थर उठाया ऐसे। किसी को पत्थर क्या तुम ऐसे मारते हो? समझो कि तुम्हें तुम्हारे दुश्मन को पत्थर मारना है, समझो कि भाई तुम्हें आम तोड़ना है, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें आम तोड़ना है, तो तुम क्या पत्थर ऐसे मारते हो? ऐसे नहीं भाई, तुम पत्थर लोगे ऐसे करोगे, राइट। ऐसे क्यों? ताकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़े, ताकि उसमें पत्थर को तुम ऐसे उठाओगे ताकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़े और वही एनर्जी यूज करके हम वो आम तोड़ पाए। समझ में आ रही है बात? देन वाटर स्टोर्ड इन डैम, डैम्स में जो पानी भी स्टोर होता है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है क्योंकि वहां पर सारी चीजें रेस्ट पे है। और जब रेस्ट पोजीशन पे जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर छुपी पड़ी एनर्जी है उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। वाउंड अप स्प्रिंग, इस टाइप की स्प्रिंग होती है, राइट। तो इसके अंदर ऐसी स्प्रिंग के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। कंप्रेस स्प्रिंग, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को तुमने दबाया, स्प्रिंग को तुमने दबाया, समझो, तो दबाने में तुम्हें जितनी एनर्जी लगी उतनी एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड है, उतनी एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड है। तो जो एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड है उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी, उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। जब तुम उसको छोड़ोगे
वही पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके वो मोशन करना स्टार्ट करेगा। तो जब ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट करेगा तब उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, राइट। स्ट्रेच रबर बैंड, रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तब भी वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे देखो यहां पर ये देखो तुम, क्या बोलते हैं ये ढक्कन, और ये ढक्कन का ये वाला पार्ट देखो। अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं, अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं, तो स्ट्रेच करने के बाद इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तुम लोग समझो कि मैंने एक कागज का टुकड़ा लिया, मैंने एक कागज का टुकड़ा लिया, मैंने कागज का टुकड़ा लिया, कागज का टुकड़ा लिया, ये छोटा सा कागज का टुकड़ा है, मैंने उसको यहां पर इस ढक्कन में फंसाया और उसको ऐसे स्ट्रेच किया। तो स्ट्रेच करने से कौन सी एनर्जी आई इसमें? पोटेंशियल एनर्जी। रेस्ट पे है, स्ट्रेच किया है, राइट, और इसके अंदर एनर्जी है, छुपी पड़ी है, रेस्ट पे है तब तक छुपी पड़ी है, जैसे ही छोड़ेंगे तो वो कागज ऐसे ऊपर उछलेगा, राइट। वही पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके कागज ऊपर उछलेगा और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, राइट। चलो भाई, इसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे यहां पर हाइट पे दो पत्थर पड़े हैं, एक छोटा वाला पत्थर और एक बड़ा वाला पत्थर, तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? जिसका मास ज्यादा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका मास कम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। हाइट अबाउ द ग्राउंड, हाइट अबाउ द ग्राउंड, समझो कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर मेरे हाथ पे पड़ा है और दूसरा ऑब्जेक्ट, समझो कि दूसरा कोई ऑब्जेक्ट मेरे माथे पे पड़ा है, राइट। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जिसकी हाइट ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, राइट। सो ग्रेटर हाइट ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी। एक पत्थर यहां पर पड़ा है और एक पत्थर हाइट पे पड़ा है, तो जो पत्थर हाइट पे पड़ा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की तरफ भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की तरफ। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जब ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करे, जब ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करे तब मूविंग ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है, ध्यान से सुनना, मूविंग ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है, और हम कह सकते हैं कि भाई जब ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब उस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है उसको बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी। जैसे मूविंग कार, फॉलिंग हैमर, जैसे हथौड़ा ऊपर किया पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, नीचे ऐसे ऐसे नीचे किया तब क्या वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मोशन। देन बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, देन फ्लोइंग रिवर, नदी में पानी बह रहा है तो उस पानी के पास भी तो काइनेटिक एनर्जी है। स्विंगिंग पेंडुलम, अगर पेंडुलम भी स्विंग कर रहा है, तुम्हें नींद आ रही है, राइट, तो उसके पास भी कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, राइट, क्योंकि मोशन कर रहा है ये। उसके बाद फास्ट मूविंग स्टोन, पत्थर लिया तुमने, फेंका कहां पर? आम के पेड़ के ऊपर, आम तोड़ने के लिए, राइट, तो उस स्टोन के पास भी कौन सी एनर्जी थी? स्टोन को तुमने उठाया, ऐसे ऊपर किया, अभी स्टोन के पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब उस एनर्जी को यूज करके तुमने स्टोन को फेंका और स्टोन ने मोशन स्टार्ट किया, तो जब स्टोन मूव कर रहा है तब उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही है बात? काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी मास पे। मोर मास मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर मास मोर काइनेटिक एनर्जी। तुम समझो कि तुम्हारे पास दो बॉल्स हैं, एक वो येलो वाला स्माइली बॉल है, वो स्पंज टाइप का येलो वाला स्माइली बॉल है, और तुम्हारे पास है टेस्ट क्रिकेट में खेलने वाला लेदर बॉल। मुझे एक बात बताओ, तुमने दोनों को सेम स्पीड से फेंका, तुमने दोनों को सेम स्पीड से फेंका और किसी को मारा, समझो, या तो एक कांच है, समझो कि एक कांच है, उस कांच पे तुमने ये स्माइली वाला बॉल लिया, स्पंज वाला, और मारा, तो क्या कांच टूटेगा? नहीं टूटेगा। यहीं पे तुमने क्रिकेट वाला बॉल लिया और उसको फेंका खिड़की पे, तो खिड़की का कांच टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। सो मोर मास मोर काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही है बात? दूसरा, स्पीड, हाई स्पीड मोर काइनेटिक एनर्जी। समझो कि तुम्हारे पास एक गोली है, बंदूक की गोली, बुलेट, बुलेट तुमने ली
और किसी को ऐसे करके मारी, बुलेट तुमने ली और किसी के ऊपर फेंकी, तो क्या उसको वो बुलेट लगेगी? क्या वो बुलेट उसकी बॉडी के आर पार होगी? नहीं। लेकिन वही बुलेट गन के अंदर से हाई स्पीड से जब निकलेगी तब किसी की बॉडी के आर पार हो जाएगी वो। मतलब जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। इस फैक्टर्स पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। चलो भाई हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है ये देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। बड़ी सिंपल चीज है, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा तुम्हें, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा। समझो समझो कि यहां पर ये एक ढलान है। समझो कि ये एक ढलान है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, कुछ एनर्जी लगा के मैं ऑब्जेक्ट को लेके आया यहां पर, एनर्जी लगा के मैं ऑब्जेक्ट को लेके आया इस हाइट पे, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो जितनी एनर्जी लगा के मैं इस ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके आया हूं, वो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड होगी। तो अभी इस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और उसके पास जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब अभी जो इस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा तब सेम एनर्जी यूज होगी मोशन के लिए, तो जो अभी तक पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो समझो कि भाई अगर ये एक ढलान है, समझो कि अगर यहां पर एलिवेशन है ये एक ढलान है समझो, और इस ढलान के ऊपर मैं लेके आया यहां पर एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट एक हाइट पे है, ये ऑब्जेक्ट है एक हाइट पे, ठीक है। तो इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी जब तक वो रहेगा रेस्ट पे, ठीक है। अब जब ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा तब सेम एनर्जी यूज होगी मोशन के लिए, राइट। सेम ही समझो कि एनर्जी ही है, एक ही एनर्जी समझो, तुम किसी भी एनर्जी है, और वो एनर्जी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उस टाइम पे उसी एनर्जी को हमने बोला पोटेंशियल एनर्जी, जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तब हमने बोला पोटेंशियल एनर्जी। जब ये ऑब्जेक्ट सेम एनर्जी को यूज करके मूव करना स्टार्ट करेगा तब उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं वही एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, राइट। तो जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जाएगी। सो यहां पर हैमर एट हाइट पे तुम हैमर ले गए, ठीक है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम, जैसे ही तुमने इसको ऐसे छोड़ा तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में। नेक्स्ट है, ठीक है, और ये उसी एनर्जी की मदद से ये कील है वो लकड़ी के अंदर ठोक सकोगे तुम, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोन एट हाइट, स्टोन फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड। अगर तुम एक स्टोन को एक हाइट पे ले गए, जैसे समझो कि ये स्टोन है, स्टोन को तुम हाइट पे ले गए और नीचे गिर रहा है, राइट। स्टोन को तुम हाइट पे ले गए तो इसमें बड़ी पोटेंशियल एनर्जी, और जब तुमने उसको छोड़ दिया तो सेम एनर्जी को यूज करके वो मूव कर रहा है, तो जिस एनर्जी को यूज करके वो मूव कर रहा है वो हो गई काइनेटिक एनर्जी। सो वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे स्प्रिंग हो गई, राइट। समझो कि ये एक कागज है, समझो कि मेरे पास ये एक पेपर है, मैं तुम्हें लाइव करके दिखाता हूं। इस पेपर को मैं अगर एकदम टाइटली रोल करूं, ठीक है, अगर इस पेपर को मैं टाइटली रोल कर दूं तो अभी इस पेपर के पास है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। छुपी हुई एनर्जी है, दिखेगी नहीं, लेकिन जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा उसी पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके ये स्प्रिंग खुल जाएगी। समझ में आ रही है बात? ये स्प्रिंग खुली,
तो उसके अंदर की कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को यूज किया और वही पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके वो मोशन हुआ और ये स्प्रिंग खुलने लगी, राइट। सो यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। स्ट्रेच बो, जैसे यहां पर तीर कमान, जैसे तुमने यहां पर क्या बोलते हैं, यहां पर ये वो है, यहां पर तुमने तीर को फंसाया, उसको खींचा तो उसके अंदर आई पोटेंशियल एनर्जी, और जब तक तुमने खींच के रखा है, स्ट्रेच है, जब तक वो स्ट्रेच है तब तक उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही तुम उसको छोड़ोगे वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और उसी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके वो तीर जाने लगेगा और तीर दुश्मन के अंदर घुस जाएगा, राइट। सो यही चीज है conversion of potential energy into kinetic energy. Same applied in this case of spring also, कि स्प्रिंग को तुमने दबाया तो स्प्रिंग के अंदर है पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही तुमने छोड़ा तो स्प्रिंग उछलेगी, उसी एनर्जी को यूज करके वो बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर ये सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए, राइट, कि हैमर एट हाइट, स्टोन एट हाइट, वुंड अप स्प्रिंग, स्ट्रेच बो, potential energy in a stretch bow changes into kinetic energy of arrow when release, right। ये सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए। अब यहां पर एनर्जी अलग अलग फॉर्म में क्या होती है भाई, एनर्जी अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कैसे? जैसे यहां पर स्टीम इंजन में क्या हो रहा है, सबसे पहले कोल के अंदर जो केमिकल एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, राइट, और उससे स्टीम बनी, और वही हीट एनर्जी को यूज करके हमने उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। सो कोल के अंदर से केमिकल एनर्जी थी, उस केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, और वही हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, किसमें? स्टीम इंजन में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर में तुम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो, और उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करके कौन सी एनर्जी मिलती है हमें? मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, उसमें क्या होता है? यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। नेक्स्ट यहां पर ड्राई सेल वगैरह हो गया, सेल में क्या होते हैं? सेल में केमिकल्स होते हैं, राइट, और उस केमिकल्स में कुछ केमिकल रिएक्शंस की मदद से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सो सेल्स में भी क्या है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट है बल्ब में भाई अलग अलग चीजें होती है। सबसे पहले बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बल्ब का जो फिलामेंट होगा वो होगा हीट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और वही हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। वो इतना ज्यादा हीट हो जाएगा कि वो लाइट एमिट करने लगेगा, राइट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बेल, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करके कुछ मोशंस होंगे, मतलब मैकेनिकल एनर्जी, और उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा, सो वो कन्वर्ट होगा साउंड एनर्जी में। सो यहां पर इस तरीके से एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है। आगे देखेंगे भाई, चलो भाई आगे देखते हैं। यहां पर आगे देखो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे जनरेटर में कुछ दूसरे एग्जांपल है। जनरेटर में क्या है? जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं, राइट, डीजल डाला हमने, डीजल से इंजन चला, सो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट है माइक्रोफोन, माइक में क्या होता है भाई? जो मैं यहां पर साउंड बोल रहा हूं, ये माइक कैप्चर कर रहा है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, स्पीकर में क्या है? स्पीकर में इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे हम, और वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फोटोसिंथेसिस में क्या है? प्लांट्स में होता है, हमने अभी देखा कि जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, नेक्स्ट है फायर क्रैकर्स, जिसमें केमिकल एनर्जी से हीट भी मिलेगी, वो साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा, और उसमें से लाइट एनर्जी भी निकलेगी, राइट। नेक्स्ट है यहां पर फिजिकल एक्सरसाइज, जब भी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तब क्या होता है? जो हमने फूड कंज्यूम किया है, तो फूड में जो एनर्जी है, फूड के अंदर जो एनर्जी है, दैट इज केमिकल एनर्जी, वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, राइट। सो ये हमने सिंपल कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। किस चीज के एग्जांपल्स देखे हैं? चेंज इन द फॉर्म ऑफ
एनर्जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत बढ़िया टॉपिक है भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद उसका मीनिंग बहुत सिंपली समझेंगे। चलो भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां पर स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। यहां पर इतना स्टेटमेंट समझो तुम, ना एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर पाएंगे, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी आ रही है, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी आ रही है तो कहां से आ रही है? फूड से आ रही है। वही केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी में कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में। तो क्या हमने एनर्जी क्रिएट की? नहीं। वही केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी में, उसी केमिकल एनर्जी ने हमारी बॉडी में स्वरूप ले लिया मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी का। और ये जो केस है ये हर कहीं पे होगा, राइट। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, ना तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब किसी भी सिस्टम की एनर्जी, राइट, उसमें मतलब पूरी दुनिया में क्या हो रहा है पता है? पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? बस एनर्जी का फ्लो हो रहा है। एनर्जी का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। सो यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट, द टोटल एनर्जी is always conserved in each transformation of energy। अब इसको हम समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। फॉर एग्जाम्पल कि समझो कि भाई हमारे पास है एक बढ़िया इलेक्ट्रिक मोटर, जिससे हम समझ लो कि भाई पानी वानी चढ़ाते हैं घर पे। हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक मोटर, राइट। इलेक्ट्रिक मोटर में हम क्या सप्लाई करते हैं? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक मोटर में हम सप्लाई करते हैं मेरे भाई क्या? इलेक्ट्रिक मोटर में हम सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर में, जब हम स्विच ऑन करेंगे तब मोटर घूमने लगेगा। मतलब यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर इलेक्ट्रिक मोटर में कन्वर्ट हो रही है। किस फॉर्म में? ये कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। जब मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तब वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में, और वहां पर क्या होगा भाई? मोटर घूमने लगेगी। लेकिन अगर तुम लोगों ने फोकस किया हो, और फोकस होता ही है, जब मोटर चलती है ना तब मोटर में से आवाज भी आती है। मतलब यहां पर साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, यहां पर साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। और अगर मोटर को बंद करके अगर तुम उसको टच करने का ट्राई करो तो भाई गर्म भी हो जाती है। मतलब यहां पर हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, यहां पर हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। तो समझो फॉर एग्जांपल हमने सप्लाई की 100 जूल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने सप्लाई कितनी की भाई? 100 जूल्स। उसमें से समझो कि भाई उसमें से 60 जूल एनर्जी कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में, और जो बाकी एनर्जी बची वो कन्वर्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड हीट। हमेशा एक चीज याद रखना, क्या इस मोटर को चलाने के लिए क्या हम एनर्जी बना रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी कहीं से आएगी, राइट। समझो कि जनरेटर से आ रही है, तो जनरेटर में भी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। तो समझो वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, उसमें से हमने 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में, राइट। सो अगर हमने 100 जूल एनर्जी सप्लाई की है तो हमें आउटपुट भी 100 जूल्स ही मिलेगा, यही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। The total energy is always conserved in each transformation of energy. All forms of energy follow the law of conservation of energy. ये हर जगह पर एप्लीकेबल है। किसी भी टाइप की एनर्जी हो, जितनी सप्लाई करोगे उतना आउटपुट मिलेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। 100 जूल सप्लाई की हमने, 60 जूल्स कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में, जो एनर्जी काम की है, राइट। उसमें से बाकी की एनर्जी साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई। तो यहां पर एक चीज समझो, एनर्जी ना वेस्ट हो सकती है,
जैसे यहां पर साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी तो वेस्ट ही हो रही है, लेकिन एनर्जी यहां पर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। एनर्जी यहां पर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ना तो एनर्जी बनेगी ना तो डिस्ट्रॉय होगी, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना सप्लाई करोगे उतना तुम्हें आउटपुट मिलेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। अब हमें समझना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमें पता है भाई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तब उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी, या तो ऑब्जेक्ट मोशन में है तब उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी। भाई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तब कौन सी एनर्जी होती है उसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज एनर्जी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, पोटेंशियल एनर्जी, प्लस एनर्जी व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर हमें समझना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बेटा स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। देखो यहां पर यह स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं हो रहा, खैर दिस इज वेरी मच इम्पॉसिबल, बट यहां पर चीजों को समझने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं। इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन द टोटल सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। समझो, टोटल सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि किसी भी टाइप का मोशन हो, कुछ भी हो, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। मैकेनिकल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक घटेगी, अगर काइनेटिक बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेकिन कुछ भी करके ये मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें आगे भी हम देखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम 10 मान ले, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 10 मान ले, अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो काइनेटिक 10 होगी, अगर पोटेंशियल एनर्जी 5 होगी तो काइनेटिक 5 होगी, अगर पोटेंशियल एनर्जी 9 होगी तो काइनेटिक एनर्जी 1 होगी। राइट, सो किसी भी सिस्टम में टोटल मैकेनिकल एनर्जी, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। राइट, अगर काइनेटिक ज्यादा है तो पोटेंशियल कम होगी, अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो काइनेटिक कम होगी। अब इसको हम ध्यान से एग्जांपल से समझते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल समझो कि यहां पर इस हाइट पे, समझो कि इतनी हाइट पे हमने रखा है ये बॉल, इतनी हाइट पे हमने रखा है ये बॉल, समझो इतनी हाइट पे हमने रखा है ये बॉल, समझो ये है हाइट h, ये है हाइट h, इतनी हाइट पे हमने एक बॉल रखा है। तो अभी बॉल रेस्ट पे है, सो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मान लो, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को हम मान लेते हैं E, पोटेंशियल एनर्जी को मान लेते हैं E, रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी, क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी होगी 0, काइनेटिक एनर्जी होगी 0। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, that is 0 plus E, that is E plus 0. So टोटल मैकेनिकल एनर्जी केस 1 में हो जाएगी E। केस 1 में, ये केस 1 मान लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है तब पोटेंशियल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी है E, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी E है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरना स्टार्ट होगा, जब ऑब्जेक्ट यहां पर नीचे गिरेगा, समझो कि यहां पर आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट कम होगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे चलता जाएगा वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो समझो कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आधी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई E/2, समझो कि पोटेंशियल एनर्जी हो गई E/2 और काइनेटिक एनर्जी भी हो गई E/2।
काइनेटिक एनर्जी भी हो गई E/2। यहां पर भी दोनों का टोटल, यहां पर भी दोनों का टोटल मैकेनिकल एनर्जी टोटल हो जाएगी E। यहां पर भी केस 2 में भी टोटल एनर्जी हो जाएगी E। मतलब देखो जैसे नीचे गिर रहा है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। सो यहां पर गिरते गिरते जब ये नीचे आ जाएगा तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी। जितनी कम हाइट उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी, जितना मोशन ज्यादा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। सो जितना नीचे चलता जाएगा उतनी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। सो यहां पर समझ लो कि यहां पर इस केस में केस नंबर 3 समझो कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो गई E, यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो गई E, राइट। सो यहां पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यहां पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यहां पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गई E, यहां पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गई E। अब केस 1 देखो, केस 2 देखो या केस 3 देखो, तीनों केसेस में एनर्जी सेम है, तीनों केसेस में एनर्जी सेम है, राइट। अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो काइनेटिक कम है, जैसे जैसे पोटेंशियल कम होती जाएगी काइनेटिक बढ़ती जाएगी, राइट। जैसे जैसे काइनेटिक बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल कम होती जाएगी। लेकिन ओवरऑल ओवरऑल टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। इसी को कहते हैं हम क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब रोलर कोस्टर में भी हमें सेम ही चीज दिखने को मिलती है, रोलर कोस्टर में भी हमें सेम चीज दिखने को मिलती है। जैसे यहां पर देखो फॉर एग्जांपल समझो कि रोलर कोस्टर यहां पर है, समझो कि रोलर कोस्टर यहां पर है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, हाइट सबसे ज्यादा है भाई, हाइट सबसे ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी बड़ी कम होगी। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आएगा, जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे उसकी हाइट कम होगी, उसकी हाइट कम होगी और उसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगी, हाइट कम होगी और स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगी। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे ये नीचे आना शुरू करेगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी यहां पर। और जैसे ही ये यहां पर एकदम नीचे आने लगेगा यहां पर स्पीड एकदम मैक्सिमम रहेगी। यहां पर देखो हाइट बहुत कम है, हाइट बहुत कम है तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर बहुत कम हो जाएगी, लेकिन स्पीड ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर मैक्सिमम हो जाएगी। हमें समझना क्या है, हमें समझना क्या है कि इन तीनों केसेस में फर्स्ट, सेकंड और यहां पर थर्ड, ठीक है, केस सी, केस डी एंड केस ई, तीनों केसेस में अगर एक बढ़ रही है तो एक कम हो रही है, और अगर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन सेम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन सेम, ठीक है। सो यही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना तो एनर्जी भाई क्रिएट होगी ना तो डिस्ट्रॉय होगी, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी, राइट। सो अब यहां पर हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ वाटर। कैसे, चलो भाई वाटर से कैसे। यहां पर देखो, समझो कि यहां पर एक नदी बह रही थी, समझो कि यहां पर एक नदी बह रही थी, राइट। यहां पर बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, समझो कि यहां पर नदी बह रही थी, एक रिवर, नदी के पानी में थी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, नदी के पानी में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, वो फ्लो हो रहा था। अब हमने डैम बना दिया, अब हमने पानी के सामने दीवार खड़ी कर दी, डैम बना दिया, तो यहां पर वाटर स्टोर होगा, वाटर स्टोर होगा और वाटर की हाइट बढ़ेगी, वाटर स्टोर होगा और वाटर की हाइट यहां पर इंक्रीज होगी। नदी तो भाई नीचे नीचे ही बहती है, लेकिन जब यहां पर दीवार खड़ी कर दी तो यहां पर वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ, वाटर की हाइट इंक्रीज हुई। अब यहां पर होगा वाटर स्टोर, यहां पर होगा वाटर स्टोर, तो स्टोर्ड वाटर में जो एनर्जी है वो होगी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर स्टोर्ड वाटर में इसकी हाइट बढ़ी जैसे जैसे हम वाटर को जमा करते गए, सो यहां स्टोर्ड वाटर में जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है मेरे भाई, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है यहां पर, ठीक है, ये है पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब पावर प्लांट का डायग्राम, ठीक है। अब जब इस डैम में से हम वाटर को थोड़ा रास्ता देंगे, ठीक है, डैम में पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, देखो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है यहां पर। सो जैसे ही हम पानी को फ्लो करने के लिए रास्ता देंगे वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। सो यहां पर वाटर होगा फ्लो, यहां पर वाटर होगा फ्लो, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी यहां पर काइनेटिक एनर्जी में, और वही काइनेटिक एनर्जी
टरबाइन को रोटेट करेगी, यही काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को रोटेट करेगी। मतलब यहां पर टरबाइन में कौन सी एनर्जी, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, वाटर फ्लो होना स्टार्ट हुआ और वाटर के फ्लो की वजह से टरबाइन घूमने लगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी अब कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में, टरबाइन घूम रहा है और यही मैकेनिकल एनर्जी की वजह से इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और यही इलेक्ट्रिसिटी फिर हर जगह पर सप्लाई होगी। सो यहां पर हमें समझना है कैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके, एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करके हमने यहां पर क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट किया हमने, क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्रिएट किया? नहीं, बस वो मैकेनिकल एनर्जी से एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो यही पूरी प्रोसेस है कि कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ डैम्स, राइट। सो यहां पर हमने पूरा टॉपिक कर लिया है कंप्लीट। सो यू कैन स्कैन दिस कोड एंड यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल, जहां पर बहुत सारी अच्छी अच्छी अपडेट्स, नोट्स वगैरह बहुत सारी चीजें तुम्हें मिलती रहेगी। सो ऐसे ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।